हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, यह BSSC इंटरमीडिएट किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 15 सेट दिए गए हैं। फ्रेंड्स, आज ये सेट नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 सेट करवा चुका हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो GS के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में उसको हल करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की बुक है जिसमें 24 सेट दिए गए हैं, उसमें 24 के 24 सेट GS के जो पूछे गए हैं उसको मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। अगर फ्रेंड्स वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। फ्रेंड्स, आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 है मनीष सिंह रावत। ऑप्शन नंबर बी है सतनाम सिंह भामरा। ऑप्शन नंबर 3 है पान सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर 4 है दिलीप सिंह राणा। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है दिलीप सिंह राणा। फ्रेंड्स, दिलीप सिंह राणा WWE में द ग्रेट खली के नाम से जाने जाते हैं। वह एक भारतीय पेशेवर पहलवान है, कुश्ती प्रमोटर और अभिनेता भी हैं। फ्रेंड्स, उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में 2021 वर्ग के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, किसे? दिलीप सिंह राणा को। फ्रेंड्स, बात करें इसमें कुछ पहलवान के नाम दे देता है एग्जाम में, वह प्रश्न पूछता है कि कौन इसमें नाम दे देगा, आपसे पूछेगा कि कौन इस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पहलवान के नाम है जैसे कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, दीपक पुनिया, यह सभी पहलवान है। आपको नाम देकर के पूछ सकता है कि यह किस खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट ऑफ हाउस का निर्माण कराया? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेंटिक और लॉर्ड वेलेस्ली। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड वेलेस्ली। फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल था वह 1798 से लेकर 1805 तक था। फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलेस्ली को ही बंगाल का शेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? लॉर्ड वेलेस्ली को ही बंगाल का शेर कहा जाता है। फ्रेंड्स, और लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सहायक संधि लाई थी। सहायक संधि किसके समय में लाई गई थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही सहायक संधि लाई गई थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो फ्रेंड्स, वह हैदराबाद था, जो कि जिसने सहायक संधि को सर्वप्रथम स्वीकार किया था हैदराबाद था। हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। पूछेगा प्रथम कौन था तो आप लोग बताएंगे हैदराबाद था। फ्रेंड्स, लॉर्ड क्लाइव जो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन का जनक माना जाता है। किसे? लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। और फ्रेंड्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। और कब की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत? तो 1793 में की थी। कहाँ पर की थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, और लॉर्ड विलियम बेंटिक यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्या था फ्रेंड्स? लॉर्ड विलियम बेंटिक यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। फ्रेंड्स, इसी के समय ही सती प्रथा का अंत हुआ था। कब हुआ था सती प्रथा का अंत?
1829 में हुआ था। उस टाइम ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किनके सहयोग से? इन्हीं के सहयोग से, और उस टाइम राजा राम मोहन राय के समय में, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था? मैचलॉक, ऑप्शन नंबर 2 है सवार, ऑप्शन नंबर 3 है पैदल, ऑप्शन नंबर 4 है मस्कट। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, मस्कट। मस्कट फ्रेंड्स, मस्कट पैदल सेना के सैनिकों के लिए लार्ज कैलिबर स्मूथ बोर गन थी, जिसका इस्तेमाल 18वीं शताब्दी में भारतीय युद्धों में किया गया था, मस्कट का। फ्रेंड्स इसे 16वीं शताब्दी में पेश किया गया था। यह आधुनिक रिफाइल का पूर्ववर्ती था। क्या था फ्रेंड्स? यह आधुनिक रिफाइल का पूर्ववर्ती था, मस्कट। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से किस स्थान पर है? 111, ऑप्शन नंबर 2 121, ऑप्शन नंबर सी 110, ऑप्शन नंबर 4 101। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से किस स्थान पर था फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यह 111वें स्थान पर था। कितने स्थान पर? 111वें स्थान पर था। फ्रेंड्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 4 स्थान फिसल कर 111वें स्थान पर आ गया था। फ्रेंड्स 2022 की रैंकिंग में भारत का 2022 की रैंकिंग में भारत 121 देशों में से 107 स्थान पर था। फ्रेंड्स इसको नोट कर लेना आप लोग। यह 2022 की रैंकिंग में भारत 121 देशों में से कितने स्थान पर था? तो वह 107 स्थान पर था। नेक्स्ट प्रश्न है, आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो आधार कार्ड है फ्रेंड्स, यह एक 12 अंक का विशिष्ट संख्या है जिसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है यूनिक आइडेंटिफिकेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 है यूनिक इंडियन डेमोग्राफिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 है यूनिक इंडियन डिजिटल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स आधार कार्ड का जो नंबर होता है वह कितने डिजिट का होता है? तो वह 12 डिजिट का होता है। और फ्रेंड्स एटीएम कार्ड जो होता है, एटीएम कार्ड में जो न्यूमेरिक नंबर दिया रहता है वह कितने डिजिट का होता है? फ्रेंड्स वह 16 अंक का होता है, 16 डिजिट का होता है। जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वह कितने अंक का होता है? फ्रेंड्स वह 15 अंक का होता है। और पैन कार्ड में जो न्यूमेरिक नंबर होता है वह 10 अंक का होता है। और पिन कोड 6 डिजिट का एक न्यूमेरिक नंबर होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को में हुई थी। कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को में हुई थी। एथेंस में
लॉस एंजल्स में, ऑप्शन नंबर 3 एम्स्टर्डम में, ऑप्शन नंबर 4 लंदन में। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 एथेंस। एथेंस कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? यह ईरान में पड़ता है। फ्रेंड्स आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में, इस खेल का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी इसका जनक किसे माना जाता है? तो वह पियरे डी कुबर्टिन को माना जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक किसे? पियरे डी कुबर्टिन को माना जाता है। फ्रेंड्स आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब की गई थी? आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो वह 1894 में की गई थी आईओसी की स्थापना। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स लुसाने के स्विट्जरलैंड में स्थित है। फ्रेंड्स 2021 में आधुनिक ओलंपिक 2021 में ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा फ्रेंड्स? 2021 में ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? तो फ्रेंड्स वह टोक्यो में खेला जाएगा। और फ्रेंड्स 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ होगा? 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो फ्रेंड्स वह फ्रांस के पेरिस में होगा। और 2028 का जो ओलंपिक खेल है वह कहाँ होगा? तो फ्रेंड्स वह लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा 2028 का ओलंपिक खेल। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है 21 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य मूर्ति। ऑप्शन नंबर 2 है 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य मूर्ति। ऑप्शन नंबर 3 है 12 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य मूर्ति। ऑप्शन नंबर 4 है 15 लाख रुपए का नगद वेतन, 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य मूर्ति। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो फ्रेंड्स क्या दिया जाता है? फ्रेंड्स 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य मूर्ति दी जाती है। फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो वह 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 11 लाख रुपए का नगद राशि दी जाती है। फ्रेंड्स इसके साथ में एक वाग्देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। फ्रेंड्स यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह 22 भाषा जो संविधान की जो आठवीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है वह किन्हीं एक भाषाओं में दिया जाता है। फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। फ्रेंड्स पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किसे दिया गया था? तो वह जी शंकर क्रूप को दिया गया था। और किस भाषा में दिया गया था फ्रेंड्स? तो वह मलयालम भाषा में दिया गया था। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन थी? पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली थी वह आशा पूर्णा देवी। और फ्रेंड्स हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह सुमित्रा नंद पंत थे। और हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला तो वह है महादेवी वर्मा, जिन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी वह महादेवी वर्मा थी, जिन्हें यामा के लिए दिया गया था फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स।
किसी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 वी.डी. सावरकर। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 का। फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फ्रेंड्स क्या की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फ्रेंड्स आइए कांग्रेस से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, कांग्रेस से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स वह 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, ए.ओ. ह्यूम को। किसके द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह W.C. बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो वह दादा भाई नौरोजी थे। और फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो वह जॉर्ज यूले थे। क्या थे फ्रेंड्स? जॉर्ज यूले थे। फ्रेंड्स पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था? पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था? तो फ्रेंड्स वह 1896 में गाया गया था। वह कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया और किस अधिवेशन में गाया गया था? तो फ्रेंड्स पहली बार राष्ट्रीय गान जो है वो 1911 में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और विशन नारायण धर की अध्यक्षता में गाया गया था। फ्रेंड्स पहली बार कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी कौन थी? फ्रेंड्स पहली बार कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी कौन थी? एनी बेसेंट थी। और कब थी? 1917 में थी। फ्रेंड्स एनी बेसेंट ने कहाँ की अध्यक्षता की थी? तो वह कलकत्ता की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। फ्रेंड्स पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? मेरा प्रश्न है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स वह सरोजनी नायडू थी। इन्होंने 1925 में कानपुर में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो वह 1924 में की थी, बेलगांव कर्नाटक में की थी। फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज की मांग की गई थी। फ्रेंड्स और फ्रेंड्स किस अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो वह 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। जो फ्रेंड्स यही प्रश्न है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इससे बनने वाले जितने प्रश्न थे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट कोला नालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? उड़ीसा में, केरल में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 4 होगा, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक और नृत्य किया जाता है, वह जिसे कच्ची पूड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्ची पूड़ी कहते हैं। फ्रेंड्स उड़ीसा का क्या नृत्य है? उड़ीसा में छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य उड़ीसा का। भरतनाट्यम कहाँ का है फ्रेंड्स? भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है वह कहाँ का है? वह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। फ्रेंड्स केरल
केरल में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? वह कथकली, कृष्णा अट्टम, मोहिनी अट्टम और काली अट्टम, यह सभी नृत्य केरल के हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स? कथकली, कृष्णा अट्टम, मोहिनी अट्टम और काली अट्टम जो लोक नृत्य हैं यह केरल के लोक नृत्य हैं। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या फ्रेंड्स? कर्नाटक का जो नृत्य है वह यक्षगान है। बिहार का जट जाटिन, बिहार का जट जाटिन लोक नृत्य है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में फैल गया था। नलमाला, पालकोंडा, गुडेम या नागरी? इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 है फ्रेंड्स। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है गुडेम। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था। फ्रेंड्स, जो गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमला किया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का प्रयास किया और स्वराज प्राप्त करने के लिए गुरिल्ला युद्ध किया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसल की कटाई से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बैसाखी, माघी, मुक्तेश्वर मेला, होला मोहल्ला। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बैसाखी, माघी, मुक्तेश्वर मेला और होला मोहल्ला। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 है, वैसाखी। फ्रेंड्स, जो वैसाखी जो त्यौहार होता है वह सिखों और हिंदुओं द्वारा वसंत ऋतु में नए फसल के आगमन पर मनाया जाने वाला यह त्यौहार होता है, जो आमतौर पर हर साल 13 या 14 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। फ्रेंड्स, यह सिख नव वर्ष का प्रतीक है। जो त्यौहार है जो वैसाखी, यह सिख नव वर्ष का प्रतीक है और 1699 में गुरु गोविंद सिंह के अधीन योद्धाओं के खालसा पंथ के गठन की याद दिलाता है। फ्रेंड्स, पंजाब में वैसाखी रबी की फसल के पकने का भी एक प्रतीक है। फ्रेंड्स, बात करें रबी की फसल की, फ्रेंड्स रबी की फसल कौन कौन सी है? रबी की फसल एग्जाम में पूछ देता है कौन कौन सी है, नाम दे देता है, रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। फ्रेंड्स, रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं? तो फ्रेंड्स, रबी की फसल मसूर, आलू, मटर, गेहूं, चना और सरसों, यह सभी रबी की फसल के उदाहरण हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड। उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है? चीन से है, उत्तर कोरिया से है या नेपाल से है या दक्षिण कोरिया से है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 12 का। फ्रेंड्स, जो 12 का करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 1 होगा, चीन से संबंधित है। फ्रेंड्स, एक चीनी अनुसंधान समूह ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप नामक एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया। इसे चीनी में हेलिंग ओशन बेल के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यह दूरबीन दुनिया का सबसे व्यापक भूतकण डिटेक्टर बनने की ओर अग्रसर है और इसे समुद्र की सतह के नीचे 3500 मीटर की गहराई पर स्थित किया जाएगा। किसे किया जाएगा फ्रेंड्स? न्यूट्रिनो टेलीस्कोप को। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1958 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 KN राज, ऑप्शन नंबर बी PC महालनोबिस, ऑप्शन नंबर 3 है B केसर, ऑप्शन नंबर 4 है स्वर्ण सिंह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, KN राज। क्या फ्रेंड्स?
KN राज। प्रथम पंचवर्षीय योजना 9 जुलाई 1951 को संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। फ्रेंड्स, जो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जो वह किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1951 से लेकर 1956 के बीच था। फ्रेंड्स, यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स, यह हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। इसमें किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई थी? तो वह कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। फ्रेंड्स, कृषि के लिए हमें सिंचाई चाहिए होती है, मतलब कृषि की इसमें प्राथमिकता दी गई थी। तो इसमें कहा गया था कृषि के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय ही दामोदर नदी घाटी परियोजना लाई गई थी और भाखड़ा नांगल परियोजना लाई गई थी। यह किस नदी पर लाई गई थी? तो ये सतलज नदी पर लाई गई थी। और व्यास परियोजना भी लाई गई थी। और जब हमें कृषि की आवश्यकता होगी तो फ्रेंड्स, यहाँ एक उर्वरक कारखाना भी खोला गया था। सिंदरी उर्वरक कारखाना भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? फ्रेंड्स, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1956 से लेकर 1961 तक था। यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। फ्रेंड्स, इसमें किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई थी? तो फ्रेंड्स, उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। फ्रेंड्स, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। यह पश्चिम बंगाल में की गई थी। फ्रेंड्स, और यह किस देश के सहयोग से की गई थी? तो फ्रेंड्स, यह ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर लौह इस्पात की स्थापना की गई थी पश्चिम बंगाल में। किस देश के सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। और फ्रेंड्स, राउरकेला लौह इस्पात की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स, उड़ीसा में की गई थी। किस देश के सहयोग से? तो यह जर्मनी के सहयोग से। और भिलाई लौह इस्पात, तो ये फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी और यह रूस के सहयोग से की गई थी। फ्रेंड्स, और पूछता है तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? फ्रेंड्स, तो यह चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। जॉन सैंडी चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। 1961 से 1966 इस योजना का कार्यकाल था। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रथम योजना को जो प्राथमिकता दी गई थी और जो दूसरी योजना को प्राथमिकता दी गई थी, कृषि और उद्योग, इसमें दोनों को बल दिया गया था। फ्रेंड्स, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। झारखंड में की गई थी। किस देश के सहयोग से की गई थी? तो यह रूस के सहयोग से की गई थी। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग किस पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? फ्रेंड्स, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी फ्रेंड्स, यह योजना सबसे असफल योजना रही थी। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे असफल योजना कौन सी रही थी, तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना रही थी। इसी के समय युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इसी के समय में हुआ था। फ्रेंड्स, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। और किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो फ्रेंड्स, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? पाठ का लेखन नहीं था, बंद या बाइंडिंग बनाना। ऑप्शन नंबर 3 है पाठ और संपादित करना। ऑप्शन नंबर 4 है महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करने के लिए सोना पिघलाना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 14 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, पाठ को संपादित करना। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान पांडुलिपि के निर्माण में 4 चरण थे। कागज को तैयार करना, पाठ को पढ़ना, महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को उजागर करने के लिए सोना पिघलाना और बाइंडिंग को तैयार करना। यह सभी 4
उनमें से इसमें से पूछा गया उनमें से कौन सा नहीं था, तो यह पाठ को संपादित करना यह नहीं था फ्रेंड्स, बाकी तीनों थे। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नीरजा भनोट, किरण बेदी, इंदिरा गांधी और सरोजिनी नायडू। किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, वो फ्रेंड्स कौन सी प्रथम महिला थी, प्रथम भारतीय महिला थी? तो फ्रेंड्स वह नीरजा भनोट थी, जिसे 1986 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार है? तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या कर्नाटक में है? किस राज्य में सोने का भंडार है? सोने का भंडार फ्रेंड्स कर्नाटक में है। राष्ट्रीय खनिज डेटा सूची 2021 के अनुसार राज्यों के द्वारा स्वर्ण अयस्क प्राथमिक के मामले में सबसे बड़ा संसाधन बिहार का 44% में स्थित है। इसके बाद राजस्थान का जो कि 25% में है और कर्नाटक का 21% और पश्चिम बंगाल का 3% और आंध्र प्रदेश का 3%, झारखंड का 2% का स्थान है। फ्रेंड्स अयस्क के शेष 2% संसाधन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार है? तो फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे यह कर्नाटक में सोने का भंडार है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। ओटोमन, अबुल फजल, बर्नियर, कोलिन मैकेंजी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कोलिन मैकेंजी। फ्रेंड जो कर्नल कोलिन मैकेंजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक स्कॉटिश सेना अधिकारी थे जो भारत के पहले सर्वेयर जनरल बने थे। इन्होंने ही दक्षिण भारत का प्रथम प्रमाणिक भौगोलिक मानचित्र तैयार किया था फ्रेंड्स। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितने % की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य हैं? 65.46%, 66.95%, 67.06% और 63.82%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 63.82% साक्षरता दर वाला बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार 63.82% साक्षरता दर वाला बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। फ्रेंड्स जो केरल है, केरल 93.91% साक्षरता दर के साथ देश का सबसे अधिक साक्षर राज्य है। एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा, तो केरल बताएंगे, सबसे कम तो फ्रेंड्स बिहार बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई है? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। गंगा ग्राम योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो फ्रेंड्स वह शुरू की गई थी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स यह 4470 गांवों की स्वच्छता पर आधारित है। 4470 गांवों को इसके अंतर्गत रखा गया था फ्रेंड्स। निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे
निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जिन्हें लोकप्रिय रूप से देश बंधु कहा जाता है। चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु कहा जाता है। पेशे से एक वकील थे जिन्होंने 1894 में अपनी वकालत छोड़ दिया और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन के दौरान राजनीति में बढ़ चढ़कर इन्होंने अपना हिस्सा लिया था फ्रेंड्स। किसने? चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने 1909 में अलीपुर बम मामले में शामिल होने के आरोप में फिर से संक्षिप्त और सफलतापूर्वक अरविंद घोष को बचाव किया था। किसने? चित्तरंजन दास ने, अलीपुर बम कांड में। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भाग 5। भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन करता है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसे चुनाव मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। नेक्स्ट, रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है या आंध्र प्रदेश में है? फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक के पक्षी काशी के रूप में भी जाना जाता है। कर्नाटक में मांड्या जिले में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है। यह राज्य का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है मांड्या। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य। फ्रेंड्स रंगनथिट्टू ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम और मैसूर के पास स्थित है, कर्नाटक में। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? आलम शाह, शेर सूरी, बहादुर शाह जफर या औरंगजेब? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने ही सिंधु घाटी से बंगाल के सोनार घाटी तक अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए शाही रॉयल सड़क का निर्माण करवाया था, जिसे क्या कहा गया था? ग्रांड ट्रक रोड कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, CCI ने IDFC के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी थी? HDFC बैंक, IDBI बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट, GDP का मुख्य उपयोग क्या है? GDP का मुख्य उपयोग क्या है? देश की साक्षरता दर का आकलन करना, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना, देश के युवाओं की स्वच्छता का आकलन करना,
और देश की विदेश नीति का आकलन करना। जीडीपी का मुख्य उपयोग क्या है फ्रेंड्स? जीडीपी का फ्रेंड्स मुख्य उपयोग जो है वह किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। नेक्स्ट, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? 1998 में, 1996 में, 2003 में और 2001 में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? 26 का फ्रेंड जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1998 में भारत ने पहली बार 1974 में एक परमाणु उपकरण का परीक्षण किया, कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा, जिसे भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा था। फ्रेंड्स, भारत ने सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए 1998 में कई परमाणु परीक्षण कोड नाम ऑपरेशन शक्ति किए। वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? मुक्ता श्रीनिवासन, जानकी विश्वनाथ, शिवशंकरी, अनुराधा रामानन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 27 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 शिवशंकरी। शिवशंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था फ्रेंड्स 12 अक्टूबर को प्रसिद्ध लेखक और कार्यकर्ता शिवशंकरी को दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। इन्हें शिवशंकरी को जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट में कहा जाता है घाटा, अधिशेष और आर्थिक प्रसार संतुलन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 होगा, अधिशेष। मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ महान शहर है। इसे 1957 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। लुइस ममफोर्ड, ग्रिफन, पैट्रिक, जिन ग्रांटमैन। इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जीन ग्रांटमैन। ग्रीक शब्द मेगालोपोलिस जिसका अर्थ है महान शहर, जीन ग्रांटमैन 1957 के द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया था। फ्रेंड्स, यह महानगरीय क्षेत्र का प्रतीक है जो महासभा के संघ के रूप में विस्तारित है। मेगालोपोलिस। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? समानता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? 30 का। फ्रेंड, जो 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, शैक्षिक और सांस्कृतिक का अधिकार। शैक्षिक और सांस्कृतिक का अधिकार। भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को विभिन्न अधिकारों की गारंटी देता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जिनकी गारंटी अनुच्छेद 29 और 30 के तहत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा है, अपनी एक अलग लिपि है या संस्कृति है, उसे इसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 में कहा गया है फ्रेंड्स। और अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था?
1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ऑप्शन नंबर 2 है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर 3 है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर 4 है 1853 का चार्टर अधिनियम। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया फ्रेंड्स? 41 का 31 का इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय राज्य दोनों शामिल थे। फ्रेंड्स 1935 के अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और केंद्रीय शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी। फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड इरविन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? 32 का फ्रेंड जो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। फ्रेंड्स लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। फ्रेंड्स भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, लेकिन 1950 में अस्थायी रूप से इस पद को समाप्त कर दिया गया था। फ्रेंड ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वह लॉर्ड कैनिंग था, जो भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है या गुजरात में है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स यह गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बनाया गया है। किसे? स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है। फ्रेंड्स गुजरात में स्थित यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार और स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं, जिन्होंने इसको बनाया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? यमुना का संगम गंगा के साथ होता है। प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और सीतापुर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, प्रयागराज। क्या फ्रेंड्स? प्रयागराज। इसका पुराना नाम इलाहाबाद हुआ करता था। फ्रेंड्स प्रयागराज भारत के प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। फ्रेंड्स गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद में होता है। फ्रेंड्स गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम यह गंगोत्री ग्लेशियर के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से होता है। गंगा नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है फ्रेंड्स, जो कि उत्तरकाशी जिले में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 10 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 35 का। तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, 6 वर्ष।
राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, राज्यसभा कैसा सदस्य है? यह एक अस्थायी सदस्य है। प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। फ्रेंड्स, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? 21 गोल्ड, 25 गोल्ड, 28 गोल्ड और 30 गोल्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, 28 गोल्ड। फ्रेंड्स, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने 107 पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया था। फ्रेंड्स, भारत ने कुल 28 गोल्ड मेडल के साथ 107 पदक अपने नाम किए थे। फ्रेंड्स, एशियन गेम्स के इतिहास में यह भारत का अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। वही भारत ने 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते थे। फ्रेंड्स, 2023 में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। लॉर्ड कर्जन का है, लॉर्ड डलहौजी का है, वारेन हेस्टिंग्स का है या लॉर्ड वेलेज़ली का है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 37 का। जो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी का। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया था। कहाँ पर किया था? 1856 में अवध पर कब्जा किया था। फ्रेंड्स, 1891 में उन्होंने अवध के राज्य को एक चेरी रूप में वर्णित किया जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। इनका कथन था। फ्रेंड्स, बैसागु उत्सव भारत के किस राज्य से जुड़ा है? बैसागु उत्सव भारत के किस राज्य से जुड़ा है? फ्रेंड्स, बैसागु उत्सव। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बैसागु उत्सव का? बैसागु उत्सव जो है फ्रेंड्स, यह असम से जुड़ा है। कहाँ से? असम से जुड़ा हुआ है। यह 9 वर्ष के आगमन के लिए वसंत ऋतु का उत्सव है। राउत नाचा भारत के एक नए राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, मेघालय है और बिहार है। राउत नाचा भारत का एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स, यह जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य का है। फ्रेंड्स, यह राउत नाचा क्या है? यह एक नृत्य है जो छत्तीसगढ़ में किया जाता है। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में है, एशिया में है, दक्षिण अमेरिका में है या उत्तरी अमेरिका में है? जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कहाँ पे हैं फ्रेंड्स? तो वह है एशिया में। कहाँ पे हैं? एशिया में हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? राज्यसभा है, लोकसभा है, राष्ट्रपति है और राज्य विधानसभा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो भारतीय संसद का अंग नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तो होते हैं फ्रेंड्स, राज्य विधानसभा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? राज्य विधानसभा नहीं होती है। नेक्स्ट, वंदे मातरम स्रोत गान किसने लिखा था फ्रेंड्स? वंदे मातरम जो स्रोत गान है, जो सुनने का गान है, ये किसने लिखा था? तो यह भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो फ्रेंड्स, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। यह किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यह वंदे मातरम को गाया गया था फ्रेंड्स? मैंने इसको अभी एक्सप्लेन किया है कुछ देर पहले। इसका मुझे बताइए, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यह गाया गया था? किस में गाया गया था फ्रेंड्स?
भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो फ्रेंड्स वह 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था फ्रेंड्स। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921, 1930, 1923 और 1933। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स वह 1 जनवरी 1923 को की गई थी। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो इलाहाबाद में किया गया था। और CR दास, मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात किया था। दोनों नेताओं ने विधान परिषद में प्रवेश के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। इन नदी पर स्थित है। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। वह किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स वह इंद्रायणी, उल्हास, घोड़ या कुकड़ी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 44 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 होगा फ्रेंड्स, घोड़। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 6 फुट, 8 फुट, 10 फीट और 12 फुट। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो फ्रेंड्स वह होती है 8 फीट। फुटबॉल के खेल में 2 गोल पोस्ट मैदान के दोनों छोरों पर स्थित होता है और यह मैदान के कोने के फ्लैग पोस्ट के समान दूरी पर स्थित होते हैं, जो एक क्षैतिज क्रॉसबार द्वारा शीर्ष पर जुड़ते हैं। फ्रेंड्स, फुटबॉल एसोसिएशन के अनुसार एक गोल पोस्ट 8 फुट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा होना चाहिए। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? ट्विंकल खन्ना ने, करिश्मा कपूर ने, काजोल ने, रवीना टंडन ने। किसने लिखी है फ्रेंड्स द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक? तो फ्रेंड्स वह किसने लिखी है? तो वह लिखी है फ्रेंड्स ट्विंकल खन्ना ने। किसने लिखी है फ्रेंड्स? ट्विंकल खन्ना के द्वारा। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखित नारीवाद पर आधारित 4 कहानियों का यह संग्रह है। इसमें 4 कहानियां हैं। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद है, सलाम नोनी अप्पा है, इफ द वेदर परमिट है और द सैनिटरी मैन ऑफ सेक्रेट लैंड है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है। गहन कृषि को और वृक्षारोपण कृषि को, निर्वाह कृषि को और स्थानांतरित कृषि को औद्योगिक कृषि के रूप में किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स गहन कृषि को जाना जाता है। गहन कृषि को औद्योगिक कृषि भी कहा जाता है। अक्सर को किसको अक्सर पश्चिमी सभ्यता का उष्मायित्र इनक्यूबेटर कहा जाता है? लाल सागर को, कैस्पियन सागर को, भूमध्य सागर को और काला सागर को। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, भूमध्य सागर को। चालुक्य वंश की राजधानी थी बादामी, कांचीपुरम और पाटलिपुत्र, राजगीर। 49। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? बादामी, चालुक्य, पाटलिपुत्र और राजगीर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, बादामी। 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच चालुक्य वंश ने दक्षिण और मध्य भारत के विशाल क्षेत्रों पर शासन किया था फ्रेंड्स। जो पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में चालुक्य वंश की स्थापना की थी, उसने वातापी के कर्नाटक के बागलकोट जिले में आधुनिक बादामी और विजय प्राप्त की और इसे अपनी राजधानी घोषित किया था। किसने? पुलकेशिन प्रथम ने फ्रेंड्स।
भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में है। भरहुत स्तूप जातक कथा और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भरहुत स्तूप आरंभ में अशोक द्वारा बनाया गया था और बाद में शुंगों द्वारा इसका निर्माण किया गया। भरहुत स्तूप बौद्ध कला के प्राचीन चरण का प्रतिनिधित्व करता है और यह बुद्ध के प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है। फ्रेंड्स आपके कितने प्रश्न सही हुए इसमें? 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।